नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ये जो दो बड़े इवेंट्स हुए, बैटल्स हुए, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, तो इनके बाद का जो सिचुएशन रहा और इनके बाद जो घटनाएं घटी वो कैसी थी और क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। फिर से आपको याद होगा कि एक तरफ 3 लोग थे, सिराजुद्दौला, शाह आलम टू, और एक और ग्रुप जो है उनके अपोजिट थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे। तो इनमें लड़ाई हुई और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और जिसमें कि जो भारतीय जो भी नवाब्स वगैरह थे वो सब हार गए थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, और फिर हम अब इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे कि इसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया और उसको फोर्स किया गया कि वो लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ ब्रिटिशर्स को पे करे। ठीक है, ये घटना आप सोचो कि 1764 की है, तो 1764 में 5 लाख मतलब तोहफे के रूप में दे ये ब्रिटिश कंपनी को। तो सोचो, तोहफा, और वो भी इतना बड़ा। कंपनी जो है इससे ही खुश नहीं थी, वो और ज़्यादा से ज़्यादा चाहती थी। 5 लाख में वो शांत हो गई ऐसा नहीं था। और इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र जो था वो तो बूढ़ा था ही, ठीक है, बूढ़ा नवाब, तो वो मर गया 1765 में। मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है और कंपनी का जो मूड है वो क्या हो गया कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। कंपनी जो है वो अब क्या चाह रही है कि अब कोई पपेट नवाब जो है वो ना ही बने तो बेहतर है, क्योंकि आप सब पिछली वीडियोस में आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितने भी नवाब्स बनाए जा रहे थे वो क्या थे, वो सिर्फ पपेट थे। तो अब क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, उसने डिक्लेयर किया कि हम जो है वो क्या करेंगे कि अब नवाब का जो पोस्ट है उसकी जगह अब खुद ही नवाब होंगे। ठीक है, क्लाइव का एक लाइन है जो कि एनसीईआरटी के बुक में आपको देखने को मिलेगा कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्व्स। तो इन्होंने क्या कहा कि अब हम लोग खुद ही नवाब बनेंगे, और जो भी पावर्स हैं, दीवानी राइट्स हैं, दीवानी राइट्स अब आप ये समझो कि जो कंपनी जब आई थी, इसने ट्रेड किया, तो उस समय में इन्होंने ज़मींदारी राइट्स तो ले लिया था, लेकिन अब क्या हो गया कि अब चूंकि मीर जाफ़र की डेथ हो चुकी है, तो इसके बाद में कंपनी जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाह रही है, ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स चाह रही है। तो इसने क्या किया कि दीवानी राइट्स भी अब अपने हिस्से कर लिया, जिसमें कि अब ये टैक्स तो वसूलेंगे ही, और जो भी सिविल केसेस हैं उनको भी अब कंपनी ही हैंडल करेगी। तो 1765 में मुग़ल एम्परर जो है उन्होंने क्या किया कि कंपनी को एज दीवान, ठीक है, दीवान बना दिया। कहाँ का? तो प्रोविंस ऑफ बंगाल का। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि अब पूरी तरह से कंपनी का कब्ज़ा हो गया बंगाल पे। बहुत बार हम लोग ये देखने को हमें ये मिलता है कि हम लोग सुनते हैं कि लोग लोग कहते हैं, या ऐसी भी चीज़ें हैं कि लोगों के अंदर है कि ब्रिटेन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, लंदन जो है वो दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो बंगाल ही है। आपको अगर लगे कि ऐसा मैम कैसे बोल रही हैं, तो आप साफ साफ इसको समझ सकते हो कि कंपनी ने भारत से लूटा, बंगाल से लूटा, और इसको पूरी तरह से अपने देश को संवारने में, सजाने में इन्होंने लगा दिया था। तो ये जो ट्रेड है इसका पूरा का पूरा पिक्चर ही बदल गया था बैटल्स के बाद, क्योंकि ये जो दो बैटल्स थे वो भारत के इतिहास का काला युद्ध आप कह सकते हो, जिसने कि पूरी तरह से भारत में कंपनी के पाँव को बिल्कुल भी इसके जड़ों में जमा दिया था। जैसे ही दीवानी राइट्स कंपनी ने ले लिया, वैसे ही इसने बंगाल के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्रिएट किया कुछ ऐसी चीज़ें, इन्होंने क्रिएट की कि भारत को एक ह्यूज लॉस इसके रिसोर्सेज को हुआ। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जो ट्रेड है वो बैटल ऑफ पलासी और बक्सर के पहले कैसी थी। तो दीवानी राइट्स अगर आप देखो तो ये पूरी तरह से नवाबों के पास थी, और इन ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ता था कि ये ब्रिटेन से भारत पहुंचते थे और यहाँ पे ये
इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए सोने चांदी और रुपए पैसे दे करके भारतीय सामान को खरीदते थे। तो ये पे कर रहे थे, बैटल जब नहीं हुई थी उसके पहले नवाब्स को। लेकिन अब क्या हो गया है कि आफ्टर बैटल अगर हम लोग देखेंगे तो दीवानी राइट्स इनके पास चली गई है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि इंडियन गुड्स भी ये ले रहे हैं, गोल्ड सिल्वर भी यहाँ का ले रहे हैं, और सबको ये डायरेक्टली कहाँ पहुँचा दे रहे हैं, तो ब्रिटेन में पहुँचा दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बुक की बात मैंने लिखी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन का मतलब होता है पूरी तरह से बहा देना। तो भारत को, जैसा कि आप जानते हो, सोने की चिड़िया कहा गया है। ठीक है, पुराने किताबों में भी आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर रहे वो। तो उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने लिखा है अपनी इस बुक में, ड्रेन ऑफ वेल्थ में, कि पूरी तरह से जो भारत के पैसे थे, सोने चांदी जो थे, इसका वेल्थ जो था, उसको बहा करके ब्रिटिशर्स यहाँ से ले गए और उन्होंने लंदन को बसाया। उन्होंने पूरी तरह से ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो अगर आपके समझ में ये आता है कि ब्रिटेन अपने आप डेवलप हो गया है, तो नहीं, उसमें बंगाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें ये ले गए, उससे इन्होंने इसके अलावा क्या किया कि रेवेन्यू जो इंडिया से मिलता था इनको, उसको भी इन्होंने यूज़ किया किस चीज़ में, तो इन्होंने फाइनेंस किया कंपनी के एक्सपेंसेस को भी भारत में भी। जैसे कि आप देखोगे ट्रेड है, उसके अलावा ट्रूप्स को मेंटेन करना है, अपनी आर्मी को पूरी तरह से सारी चीज़ें उपलब्ध कराना है, तो वो भी इन्हीं रेवेन्यूज़ से इन्होंने किया था। फिर आप देखोगे कि भारत में जो ये अपने फोर्ट बना रहे थे, तो ये सारा कुछ ये कहाँ से कर रहे थे, तो भारतीय रुपये को इस्तेमाल करके, भारतीय जो वेल्थ है उसको इस्तेमाल करके ये बना रहे थे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि ब्रिटिशर्स को अगर पैर जमाने का मौका मिला तो वो इन्हीं दो बैटल्स के थ्रू भारत में इनका पैर जमाने का मौका इनको मिला था। तो ये कुछ इवेंट्स थे आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पलासी, जिसके थ्रू भारत में लगभग 200 सालों का शासन जो है वो इनको प्राप्त हुआ था। और इन्होंने पूरी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से भारत को लूटने का काम किया। और इसके बाद हम लोग जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो रॉबर्ट क्लाइव है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने भारत पे किस तरह से अलग अलग रूल्स बना करके इसके अलग अलग हिस्सों को कैप्चर करने की कोशिश की, और इतने साल तक भारतीयों पर इन्होंने किस तरह से शासन किया। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ आया होगा। जो भी आपके कमेंट्स में क्वेरीज रहें उसको आप पूछें कमेंट्स में, और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ाई करिए।